जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी स्पेशल का जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम प्रीवियस ईयर सवाल पे डिस्कशन के साथ स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से हम आगे भी चीज़ों को देखेंगे पीवाईक्यू पे एनालिसिस करके और उनसे जुड़े हुए टॉपिक्स को देखते चलेंगे ताकि एक अच्छी तैयारी हमारी होती चलेगी। तो देखिए, ये जो सवाल है 2023 में पूछा गया था। आपको क्या बताना था कि एडवोकेट जनरल जो होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं महाधिवक्ता, इनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया होती है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना था। यानी उनका जो ये नियुक्ति प्रक्रिया है महाधिवक्ता का, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना था। साथ ही साथ जो इनके कार्य हैं यूपी में, उसका भी आलोचनात्मक परीक्षण करना था। तो जब भी आपको क्रिटिकली एग्जामिन या फिर ये आलोचनात्मक परीक्षण या परीक्षण एग्जामिन, इस तरह का सवाल कभी भी आपको देखने को मिलेगा, सवाल में कीवर्ड देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों ही तरह के तथ्यों को सामने रखना पड़ेगा। पहला, कि वो प्रक्रिया क्या है। कोई भी ये सवाल किसी के साथ भी अगर एग्जामिन शब्द आता है, परीक्षण आता है, तो आपको एक तो वो तथ्य देना पड़ेगा कि वो चीज़ें चल कैसे रही हैं। दूसरा, उसका वो पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा जिसमें आप ये बता पाएँ कि कमी कहाँ हो सकती है। तो गुण दोष दोनों ही चीज़ों पर आपको विश्लेषण करना पड़ेगा। तो एनालिसिस जब हम बोलते हैं विश्लेषण, तो काफ़ी हद तक उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता है, उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसमें कहाँ आपको खामी नज़र आती है। उस प्रक्रिया के अलावा जो व्यवस्थित तरीके से प्रक्रिया बनाई गई है, उसमें आपको और कहाँ खामी नज़र आती है, उस पर कुछ बात रखिए। साथ ही साथ जो उनके कार्य हैं, उस पर भी आपको बात रखना है कि आपको कहाँ लगता है कि उनके कार्य में किसी तरह की कोई खामी आ सकती है। इन दोनों ही चीज़ों को, पहलुओं को पूरा करते हुए इस प्रश्न को आपको हल करना था। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि क्या ये जो सवाल पूछा गया था, ये सीधा टॉपिक से कहीं से भी उठा के पूछ दिया गया था यूपी स्पेशल में? तो ऐसा नहीं है। मई 2022 की बात है। मई 2022 में क्या हुआ था कि एडवोकेट जनरल जो महाधिवक्ता थे यूपी के, वो रिटायर्ड हो गए थे और जो नए अधिवक्ता थे, महाधिवक्ता थे, उनकी नियुक्ति 2 महीने तक हुई नहीं थी, डेढ़ 2 महीने तक। तो एक पीआईएल जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रीट फाइल किया गया था और उसमें कहा गया था, हाई कोर्ट से विनती की गई थी कि महाधिवक्ता का पद जो खाली चल रहा है यूपी गवर्नमेंट में, उसको भरने के लिए आप निर्देश दीजिए यूपी सरकार को। और उस पे काफ़ी ज़्यादा मुद्दा हुआ था, उठा था, इशू उठे थे और इस तरीके से चीज़ें उठी थी। इसीलिए वो करंट में न्यूज़ में था और ये सवाल पूछा गया 2023 के यूपी स्पेशल के पेपर में। तो करंट का अगर कोई न्यूज़ यूपी से जुड़ा हुआ है और वहाँ आपको लगता है कि मेंस के सिलेबस से वो तालमेल बैठता हुआ टॉपिक है, तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। तो यही वो न्यूज़ था कि महाधिवक्ता का कार्यालय खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को 16 मई तक महाधिवक्ता नियुक्त करने का ये निर्णय लेने का निर्देश दिया था। तो ये हमें समझ में आ गया कि प्रश्न कहाँ से बन सकता है, कहाँ से आया हुआ है, और भविष्य में अगर प्रश्न बनेगा तो कहाँ से बन सकता है। इससे आपको आइडिया लेना है। इसीलिए प्रीवियस ईयर जो सवाल है मेंस का, वहीं उसी को आधार बना के आपको आगे बढ़ना है। आगे देखते हैं। अब देखिए, जहाँ तक बात है इंट्रोडक्शन की, अगर आपको परिचय देना हो, भूमिका बांधनी हो इस प्रश्न की, तो बिल्कुल जो संविधान के दो प्रावधान हैं उनको लिख दीजिए। उसमें आर्टिकल 165, अनुच्छेद 165 के तहत बोला गया है कि अपॉइंटमेंट और ड्यूटी जो है एडवोकेट जनरल का, वो होता है। तो बस सिंपल लिख दीजिए कि महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है और उनके कर्तव्य हैं, वो आर्टिकल 165 यानी कि भारत के संविधान अनुच्छेद 165 में लिखे गए हैं। इस तरीके से आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्यों की भी बात की गई है, तो थोड़ा सा आप इसमें और भी लिख दीजिए। कार्य के पहले जब नियुक्ति की बात हो रही है, तो ये लिख दीजिए कि जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं हर राज्य के, वो ऐसे व्यक्ति को चयनित करते हैं महाधिवक्ता के पद के लिए जो हाईकोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होता है, क्वालिफाइड होता है या योग्य होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो जो हाई कोर्ट के अगर जज बनने के योग्यता रखते हैं, वैसे व्यक्तियों का चयन किया जाता है एडवोकेट जनरल या फिर महाधिवक्ता के पद के लिए। आपने 30-35 शब्दों में ढंग से एक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ों पे आपको बात करनी है। पहले नियुक्ति के बारे में और दूसरा उनके कार्य फंक्शन के बारे में। तो जब हम बात करेंगे नियुक्ति के बारे में, तो आपने बता तो दिया कि नियुक्ति कैसे होती है, आर्टिकल 165, अनुच्छेद 165 के तहत। अब यहाँ पर आपको
विश्लेषण जो करना है, जो सवाल आपसे पूछा गया था कि आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन करना है, तो आपको दोनों ही तरह के पहलुओं की बात करनी पड़ेगी। एक तो संवैधानिक पहलू की आपने बात कर लिया कि इसके तहत इस तरीके से प्रक्रिया बनी है। अब क्या ऐसी चिंताएं हैं जो महाधिवक्ता की नियुक्ति को लेकर उत्पन्न हो सकती हैं? क्या कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल? इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला है पॉलिटिकल बायसनेस, यानी राजनीतिक पूर्वाग्रह की। देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है उसके तहत क्या होता है, राज्य सरकार कुछ नाम चयनित करती है, ठीक है, उन लोगों का, ऐसे लोगों का जो हाईकोर्ट के जज बन सकते हैं, और गवर्नर जो है, राज्यपाल, उनकी नियुक्ति कर देते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई चयन समिति नहीं बैठ रही है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के केस में होता है, जैसे कि बाकी बड़े बड़े संवैधानिक पदों के लिए होता है। और ये संवैधानिक पद है क्योंकि इस संविधान में इस पद के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या संवैधानिक पद है। अब यहाँ पर एक पॉलिटिकल बायसनेस या राजनीतिक पूर्वाग्रह ये आ सकता है कि वो लोग जो सरकार के थोड़े से फेवर में सोचते हैं, सरकार का कभी उन्होंने कोई केस लड़ा हो, या सरकार के थोड़े विचार के आसपास के लोग हों, तो उनके ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी दिखा के या अपने खास लोगों को सेलेक्ट करके इस पद पर बैठाया जा सकता है। इस तरीके की कुछ चिंताएं हो सकती हैं, पॉलिटिकल बायसनेस हम इसको बोल सकते हैं। तो राजनीतिक निष्ठा, राजनीतिक वफादारी या राजनीतिक निष्ठा है किसी पार्टी के प्रति, तो वैसे लोगों का चयन हो सकता है अगर वो योग्यता भी साथ साथ रखते हैं। ये चिंता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा रहा है कि ऐसा होता है। दूसरा, क्या संविधान में इस बात का जिक्र किया गया है कि कितने समय तक ये अपने पद पर बैठे रहेंगे? तो नहीं। इसका मतलब लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, यानी इनके कार्यकाल की सुरक्षा का अभाव हमें देखने को मिलता है। अब इससे क्या होता है कि ये अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी जब तक गवर्नर, राज्यपाल चाहेंगे, जिसे हम कहते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक महाधिवक्ता अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि एडवोकेट जनरल कितने समय तक अपने पद पर रहेंगे, और यहीं से उनके कार्य के ऊपर भी सवाल उठ सकता है। अगर उन्होंने 2-3 जगह सरकार को ऐसे जगह सुझाव दे दिया जो देना तो चाहिए नैतिक आधार पे या फिर उनके प्रोफेशनल आधार पे, वो बिल्कुल सही डिसीजन हो, लेकिन सरकार के वो डिसीजन के खिलाफ जा रहा हो, या सरकार को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट ये दिख रहा हो, विरुद्ध दिख रहा हो, तो वो उनको गवर्नर से बोल के हटा सकते हैं। तो ये एक उनके कार्य पे चिंता हो सकती है। दूसरा, जो कार्यकाल की सुरक्षा का अभाव है, लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, क्योंकि स्पष्ट तौर पे संविधान में नहीं लिखा गया है कि एडवोकेट जनरल कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ये एक और चिंता का विषय है। इसके अलावा भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 ये स्ट्रॉन्ग रीज़न हैं। आगे एक और है, एक और रीज़न है लिमिटेड इंडिपेंडेंस, यानी अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे तो सीमित स्वतंत्रता है, ठीक है। कैसे सीमित स्वतंत्रता है? वही है, राजनीतिक प्रभाव में आके ये डिसीजन ले सकते हैं। कैसे सीमित स्वतंत्रता है? क्योंकि ये बताया नहीं गया है कि कब तक ये अपने पद पर रहेंगे, टेन्योर फिक्स नहीं किया गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो ये जो भी डिसीजन लेंगे, ये बहुत एक लिमिट के बाद इंडिपेंडेंट होकर निर्णय नहीं ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर जो राजनीतिक पार्टी की सरकार है, अगर वहाँ पर कोई केस होगा जो कि इनको लगता हो कि बिल्कुल सही है, लेकिन वो सरकार के राजनीतिक पार्टी के फेवर में नहीं जा रहा है, वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, उसके विरुद्ध जा रहा है, तो इनको राज्यपाल से बोल के हटाया जा सकता है। तो वहाँ पर इनकी स्वतंत्रता बहुत लिमिटेड है। ये बोलते समय सोचेंगे, ये सुझाव देते समय सोचेंगे, अपने आप को रोकेंगे, इसीलिए इनकी स्वतंत्रता जो है वो लिमिटेड है। आगे देखते हैं दूसरा। अब हम बात करेंगे इनके भूमिका के बारे में। तो ये इनके कार्य के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो लिमिटेड इंडिपेंडेंस जो है ये इनके कार्य में आप रखिएगा, क्योंकि नियुक्ति तो हम देख चुके हैं। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हित विरोधिता या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जैसे मान लीजिए ये प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं केंद्र में और जो एडवोकेट जनरल होते हैं राज्य में, महाधिवक्ता जो होते हैं, इनको प्राइवेट प्रैक्टिस से रोक नहीं लगाया जाता है। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त होते हैं तो आप अपनी प्राइवेट जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकते, ऐसा लिखा नहीं है कहीं पर। इसका मतलब ये है कि अगर ये अपने क्लाइंट के लिए केस लड़ रहे हैं और अपने क्लाइंट को जिताने के लिए जो उनको सुझाव देना पड़ रहा है वो सरकार के किसी हित के खिलाफ जा रहा हो, तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये जगेगा। अब वहाँ पे इनको निर्णय लेना पड़ेगा कि अपने क्लाइंट को जिता के पर्सनल फ़ायदा किया जाए या फिर अपने पद पे रहते हुए सरकार के
विरुद्ध ऐसा कोई निर्णय, कोई सुझाव ना दिया जाए पर्सनल प्रैक्टिस में, जिससे कि सरकार को और लोगों को नुकसान हो, तो वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को इनके कार्य में मिलेगा। तीसरी बात, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया तो कोई सही तरीके से बनी नहीं है, तो चयन प्रक्रिया पे अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप इनके कार्य पे भी सवाल उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? इन्होंने दिया सुझाव, अब ये जो भी सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो लोगों को नहीं पता चल रहा है कि आखिर महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार को किस तरह की कानूनी सलाह प्रदान कर रहे हैं। तो हमें पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है इनके कार्य में, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल रही है। हर एक निर्णय के बारे में पब्लिक को जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मुख्य कोई ऐसी सलाह है जिससे कि पब्लिक का हित सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने दिया सरकार को सलाह कि आपको इसके ऊपर केस नहीं लड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए इन्होंने सरकार को सलाह दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है इस पे आप केस मत लड़िए, अगर ये लंबा खींच गया तो इससे पुल नहीं बनेगा, या फिर ये रोड रुक सकता है बनने का, जिससे लोगों को नुकसान हो सकता है, सरकार का खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर इस तरह का कोई सलाह इन्होंने दिया हुआ है तो वो पब्लिक के लिए जानना जरूरी हो जाता है। पब्लिक को पता होना चाहिए कि उनके हितों में किस तरह की बातें की गई हैं। ये कम से कम एक जो सिविल सोसाइटी है, बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोगों का प्रतिनिधि बन के सरकार और लोगों के बीच का एक कड़ी बनता है, कम से कम वहाँ तक ये बात इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर सकते हैं, पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकते हैं। अब ये हमें पता तो चल नहीं पाता है इनके सलाह के बारे में, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की एक बात आप रख सकते हैं सामने। अब बात आएगी कंक्लूजन की। देखिए, जो जीएस पेपर 4 होता है एथिक्स का, नैतिकता वाला, वहाँ पर एक आपका टॉपिक होता है फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर ऑफ सिविल सर्विसेज। जो भी सिविल सेवक होते हैं उनकी कुछ मूलभूत मूल्य होते हैं, जैसे कि आप उसमें पढ़ते हैं क्या क्या, ईमानदारी है, ऑनेस्टी, निष्पक्षता, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, तो राजनीतिक तटस्थता, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। आप ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं, वहाँ के उन मूल्यों को यहाँ पर आप लागू कर सकते हैं। तो कंक्लूजन एक बहुत बेहतरीन तरीके से आप लिख सकते हैं इन सभी शब्दों का प्रयोग करके। इसीलिए मैंने इसमें यहाँ पर ये लिख दिया है कि आप इनका प्रयोग करिए, आप सीधे सीधे इन चीज़ों को मत लिखिए, इनका प्रयोग करिए इन शब्दों का। जैसे इम्पार्शियलिटी अगर आपके अंदर होगी तो आप बिना किसी प्रिजुडिस, किसी भेदभाव के, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, अगर आप पहले से पूर्वाग्रहित नहीं हैं, पहले से आप सोच उसके खिलाफ नहीं रखते हैं, तो आप सिर्फ वहाँ पर कार्य करेंगे अपना, सिर्फ आप सलाह पे ध्यान देंगे कि जो सलाह आपकी होगी वो लोगों के हित में जानी चाहिए। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी पार्टी सामने है और वो मुझसे किस तरह का सलाह मांग रही है। उसके बाद डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस का मतलब है सार्वजनिक सेवा के प्रति जो समर्पण भाव है वो आपको लगातार अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रखेगा, निष्पक्ष रखेगा, राजनीतिक पार्टी से तटस्थता रखेगा। जो सोच है, राजनीतिक सोच से आप प्रभावित नहीं होंगे, किसी राजनीतिक दबाव में जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक समर्पण की भावना, डेडिकेशन की बात है। तो ये सब शब्दों का प्रयोग करके जीएस 4 से यहाँ पर आंसर में यूज कर सकते हैं। इसीलिए यूपी स्पेशल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैक्सिमम जो हिस्सा है वो जीएस का ही यूज होगा। जब आप यूपी का एंगल उसमें देना चाहेंगे तब आप उसको आंसर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक आंसर अच्छा सा लिख सकते हैं। आइडिया आपको मिल गया होगा कि अगर इस तरह का सवाल आएगा तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अब यहाँ पर बात यूपी की भी है, तो उत्तर प्रदेश का इसीलिए उन्होंने पूछा हुआ है क्योंकि यूपी में वो पद खाली रह गया था। तो 2023 में जिन्होंने भी मेंस दिया हुआ है उनको ये लगभग न्यूज़ पता था। तो वहाँ पर आप यूपी का एंगल एक दे सकते हैं कि पोस्ट जो खाली है वहाँ पर क्या होना चाहिए, या आप वहाँ पर यूपी की बात मेंशन कर सकते हैं कि जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात, जहाँ पे भी शब्द आपको लिखना होगा लोगों के हित के बारे में, तो आप लिख सकते हैं इन द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लोगों के हित में ये निर्णय लेना चाहिए, ये सलाह लेना चाहिए, वो शब्द बार बार आप प्रयोग ला सकते हैं। इससे आंसर जो है वो थोड़ा सा यूपी की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आएगा। अब इसमें ये एक आइडिया है, इसमें आप और बेहतर तरीके से अपने से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज ये टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर और भी हम चीज़ों को देखेंगे आगे। यूपी स्पेशल में बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, तो आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।